आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। कल हम लोगों ने बात किया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अफबाउ प्रिंसिपल, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। लेकिन एक मेरे दोस्त हैं अंश पांडे, उन्होंने कमेंट किया था कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो अपवाद है जिस पर कि अफबाउ प्रिंसिपल काम नहीं करता है, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, यानी अपवाद वह क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। और आज का अपना दूसरा टॉपिक होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है उसका केमिस्ट्री में क्या उपयोग है, उसका इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री में क्या है और उसका जो कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अफबाउ प्रिंसिपल, इसको मैंने एक कॉर्नर में लिखा है। ये अफबाउ प्रिंसिपल कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में इंटर करता है, इसको भरने के बाद 2s में, फिर 2p में जाता है, फिर 3s में, फिर 3p तक 4s में जाता है, उसके बाद 3d में जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री तो अपवाद से भरा हुआ है। आप बहुत सारे रूल केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे और एक ऐसा अपवाद आ जाएगा जो सारा रूल, सारा नियम कानून को वो फेल कर देता है। तो वैसा ही अपवाद आज हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो सिंपली हम लोग कैसे लिखते हैं। कल मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करें तो सबसे पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s में, सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। ठीक है, हमको 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो कल मैंने आपको बताया था s p d f। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, d में 10 और f में 14, यानी 4 ऐड करते जाएंगे तो सभी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता हो जाएगी। अब अगर हम लोग देखें तो 1s को पहले पूरा भरेगा, तब इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, इसको भरने के बाद 2p में, उसके बाद 3s में। तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता था? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऊपर लिखते हैं पावर में। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास कुल 11 इलेक्ट्रॉन है और हमको बांटना है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 2 4 6 4 10, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम 3s में डाल देंगे 1, तो इसका हमको कोई उपयोग नहीं होगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया था 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो 1 हो गया कक्षा की संख्या, जो s के जो पीछे जो लिखा हुआ है अंक वो कक्षा की संख्या है। तो यहाँ पर दूसरे कक्षा में ये हो गया दूसरा कक्षा, ये हो गया पहला कक्षा, ये हो गया तीसरा कक्षा। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का जो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1, और इसको हम लोग इस फॉर्मूले में लिखते हैं। तो ये कल आपको मैंने बताया था। तो इस अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार, अगर हम लोग क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है, तो इस नियम के अनुसार अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। हमको पुराना है कितना? 24। हमको कितना पुराना है? 24 पुराना है। लेकिन यहाँ पर कितना हुआ अभी? 2 2 4 10 2 12 हुआ। अब 3s2, उसके बाद 3p6 कितना हुआ? 12 6 18। हमको पुराना है 24 और यहाँ पर हो गया 18। अब कितना होना चाहिए था? 3p के बाद कितना आता है? 4s में। तो यहाँ पर 4s2 और उसका जाएगा 3d में, 3d 4 होना चाहिए था। अगर अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का लिखेंगे तो कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 4 होगा। तो ऊपर इलेक्ट्रॉन गिनेंगे हम तो इसको इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। लेकिन यह जो है क्रोमियम का जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये है गलत।
क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबव प्रिंसिपल के अनुसार लिखे, ये हो गया क्या? गलत। अब गलत क्यों है उसको अब हम लोग देखेंगे। अब क्रोमियम के बाद अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो इसका होता है 29, कॉपर 29, तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया? 18 हो गया। हमको पुराना है 29, इसमें 11 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। इसके अनुसार 4s2 और 3p9 होना चाहिए था, लेकिन ये भी क्या है? गलत है। अब बॉब प्रिंसिपल के अनुसार ये होना चाहिए था, लेकिन ये भी क्या है? गलत है। तो गलत क्यों है अब हम लोग देखते हैं। एक मैं आज आपको एक पॉइंट बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो अपवाद है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी परमाणु जो है कोई भी परमाणु वह अपने आप को अस्थाई रखना चाहता है। अस्थाई, जैसे आप अगर किसी जॉब की तैयारी करते हैं तो आप अस्थाई जॉब की, यानी जो जॉब स्टेबल है, जो अस्थाई जॉब है उसकी तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा जॉब क्या हो? अस्थाई हो। उसी तरीके से परमाणु भी है जो अपने आप को हमेशा अस्थाई यानी स्टेबल रखना चाहता है। तो स्टेबल रखने के लिए उसमें क्या होना चाहिए कि डी उपकक्षा जो है उसमें या तो इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होना चाहिए या डी उपकक्षा आधा भरा होना चाहिए, तभी वह परमाणु क्या होगा? अस्थाई होगा। आया समझ में आपको? कोई भी परमाणु, सबसे पहली बात कि कोई परमाणु जो है वह अपने आप को हमेशा किसी कंडीशन में अस्थाई रखना चाहता है, और अस्थाई रखने के लिए उसके पास दो उपाय हैं। पहला उपाय है कि उसका जो डी उपकक्षा है, डी सबसेल है, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हो या उसमें आधा भरा हो, तभी वह अस्थाई होगा। अगर पूरा या आधा नहीं भरा हो, अगर डी उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा भर के कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 10। तो या तो डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन हो या कितना हो? 5 इलेक्ट्रॉन हो, तभी यह परमाणु क्या होगा? अस्थाई होगा। अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? अस्थाई नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर तो डी उपकक्षा गया ही नहीं है, तो जिसमें डी उपकक्षा तक इलेक्ट्रॉन गया है तो उसमें हम लोग अब बात करते हैं। तो क्रोमियम 24 है परमाणु संख्या, तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इसके आगे। आगे क्या दिक्कत है? मैंने अभी आपको बताया कि डी उपकक्षा जो है वह या तो पूरा भरा रहेगा तो परमाणु अस्थाई रहेगा, और या तो आधा भरा रहेगा, यानी 10 रहे या 5 रहे, तभी परमाणु अस्थाई होगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं आपकी 3d4 आ गया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको या तो पूरा भरा होना चाहिए या आधा भरा होना चाहिए। तो अगर हम इसको 4 के जगह क्या कर दें? 5 कर दें। 4 की जगह क्या कर दें? यहाँ पर 5 कर दें, तो यहाँ पर क्या कर दें? 1 कर दें। तो ये भी S वाला में मैक्सिमम 2 होता है पूरा भरने पर, इसमें आधा में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया। तो ये जो क्रोमियम परमाणु है वह पूरा अस्थाई हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि इसमें अपवाद माना जाता है, इसको अपवाद इसलिए माना जाता है क्योंकि यह अस्थाई रहने के लिए जो S उपकक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड हो जाता है कि मेरे परमाणु को अस्थाई करना है। वो एक्साइटेड होकर के 1 इलेक्ट्रॉन अपने आप से इसको डोनेट कर देता है डी वाले को कि भाई तुम भी आधा भर लो और मेरे पास भी आधा हो जाएगा, दोनों हम लोग अस्थाई हो जाएंगे। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे करके ये अपने पास 1 रख लेता है, इसको 5 कर देता है, दोनों आधा आधा हो गया, तो यह पूरा स्टेबल हो गया। इसलिए यह जो है इसको एक्सेप्शन, क्रोमियम को एक्सेप्शन इन अपवाद माना जाता है। और अगर बात करें हम लोग कॉपर का, तो कॉपर में भी यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक इससे इधर तो पूरा सही है, लेकिन ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डी उपकक्षा या तो पूरा भरा होना चाहिए या आधा भरा होना चाहिए, तो इसको तो हम आधा कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग ये पूरा भरने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 4s उपकक्षा वाला जो है यह एक्साइटेड होता है इसका इलेक्ट्रॉन कि भाई तू अपना पूरा भर ले, तो हम लोग अस्थाई हो जाएंगे। तो ये क्या करता है? यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो यहाँ पर हो जाता है
1 और यहाँ हो जाता है 10। तो ये D हो गया आधा भरा हुआ, यानी D हो गया आधा भरा हुआ, तो ये भी अस्थाई हो गया। और D हो गया पूरा भरा हुआ, पूरा भर गया, ये 10 हो गया, तो D पूरा भर गया, ये भी अस्थाई हो गया। और S जो है आधा भरा हुआ है, ये भी अस्थाई है, यानी ये भी जो है सो पूरा स्टेबल हो गया। तो ये कोई अपवाद नहीं है, इसको केमिस्ट्री में हम लोग अपवाद बोल देते हैं, लेकिन ये कोई अपवाद नहीं है, ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग अपवाद मानते हैं, लेकिन ये अपने रूल के अनुसार ये अपना काम करता है। तो आपके अगर एग्जाम में आता है कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है, तो आप लोग इस रूल को फॉलो करके यहाँ तक तो कर लेंगे, लेकिन इसके बाद जो है तो आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा। तो उम्मीद करता हूं अंश पांडे जी कि आपका जो कमेंट था कि आप अपवाद के बारे में बताइए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन का कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ उसका इंपोर्टेंस देखते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा रासायनिक गुण में संबंध। किसी भी तत्व के परमाणु का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, उस संयोजी इलेक्ट्रॉन का और उस तत्व के रासायनिक गुण में क्या संबंध होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होती है। मैंने आपको बताया था जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1 पढ़ा रहा था मैं आपको, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कक्षा नाभिक के नजदीक होता है, जो कक्षा नाभिक के नजदीक होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, और जो कक्षा नाभिक के दूर होता है यानी जो बाह्यतम कक्षा होता है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वह बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है? बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है कि कोर इलेक्ट्रॉन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जितना भी इलेक्ट्रॉन बच गया वो होता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होती है, तो निश्चित रूप से अधिक होगी, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो बाह्यतम कक्षा का ऊर्जा ज्यादा होता है, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। अब संयोजकता निर्धारित होती है। किसी भी तत्व का जो संयोजकता यानी वैलेंसी है, वैलेंसी कहने का मतलब होता है कि वह इलेक्ट्रॉन परमाणु जो है, किस तत्व का जो परमाणु है वह कितना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को देता है या कितना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से लेता है, तो उसी को बोलते हैं संयोजकता। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है तो किसी भी तत्व का जो परमाणु है उसकी संयोजकता को निर्धारित करता है कि वह कितना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है उसमें। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो उस तत्व का रासायनिक गुण भी समान होता है। अगर कोई दो तत्व है जिस दोनों में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक ही कक्षा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम में बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो चारों तत्व है, इसकी जो रासायनिक गुण होगा जो वो भी समान होगा, क्योंकि इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो समान है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर भिन्न हो, उसका रासायनिक गुण भी क्या होता है? भिन्न होता है। लास्ट पॉइंट है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या। जब मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा यानी पीरियोडिक टेबल, तो उसमें मैं आपको ये सब बातें बहुत अच्छे विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर बस आपको इतना जानना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर जितनी होगी उतनी ही वह आवर्त सारणी में उतने ही वर्ग में, उतने ही संख्या के वर्ग में उस तत्व को रखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है ये तत्व जो मैंने लिखा है वो आवर्त सारणी में प्रथम ग्रुप में है, यानी प्रथम वर्ग में है। तो आप देख रहे हैं यहाँ इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्षा में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर सारा का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सभी के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब हो गया कि यह आवर्त सारणी के फर्स्ट ग्रुप में है, और इसकी जो संयोजकता है वो क्या है? 1-1 है।
क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वह तत्व की संयोजकता को भी निर्धारित करती है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, सभी की एक हो जाएगी, और यह सभी क्या है कि फर्स्ट ग्रुप में आएगा क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या महत्व है, केमिस्ट्री में संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या महत्व है, उससे हमको क्या क्या चीज प्राप्त होती है उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है संयोजी, मैंने आपको अभी बताया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वही संयोजकता निर्धारित करती है, और संयोजकता निर्धारित करने का मतलब, कहने का मतलब है कि संयोजकता कितनी होगी किसी तत्व की, तो जितना इलेक्ट्रॉन वह किसी दूसरे परमाणु को देता है या दूसरे परमाणु से कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजकता। और इलेक्ट्रॉन देने और लेने से ही रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कहने का मतलब हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया जो है सो संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होती है। जो बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही एक्साइटेड होकर के दूसरे तत्व के परमाणु में इंटर करेगा, या वही एक्साइटेड होकर के दूसरे तत्व से परमाणु को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसी से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कौन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर है कि संयोजकता निर्धारित होती है, बस यही पॉइंट है, यहाँ भी संयोजकता निर्धारित होती है। रासायनिक प्रकृति परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण है, रासायनिक प्रकृति है, जो उसका नेचर होगा किसी भी तत्व का, वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ही डिपेंड करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कैसे डिपेंड करेगा वो मैं आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। यहाँ पर बस आपको ये पॉइंट जानना है कि रासायनिक प्रकृति जो है किसी भी तत्व का, जो परमाणु का रासायनिक प्रकृति है वह उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ही डिपेंड करता है। एक बार सारे को फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा रासायनिक गुण में क्या संबंध है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होती है। जनरल सी बात है कि अधिक होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी परमाणु के नाभिक के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन है, यानी नाभिक के नजदीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी ऊर्जा कम होती है। और जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है, अगर ये नाभिक है और ये परमाणु है, ये बाह्यतम कक्षा है परमाणु का, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और नाभिक के पास जो कक्षा है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो नाभिक के पास जो कक्षा है इसकी ऊर्जा जो है सो कम होगी और इसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा होगी। तो बाह्यतम कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कक्षा कहने का मतलब ये बाहर वाली कक्षा, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इसकी ऊर्जा हो जाएगी ज्यादा। संयोजकता निर्धारित होती है। संयोजकता कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन देता है लेता है, तो उसमें क्या होता है, अभिक्रिया होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन दिया चाहे जितना इलेक्ट्रॉन लिया उसी को बोलते हैं संयोजकता यानी वैलेंसी। तो वैलेंसी जो है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निर्धारित होती है। किसी तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है संयोजकता उसकी उतनी हो जाएगी। है समझ में? संयोजी इलेक्ट्रॉन से संयोजकता निर्धारित होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने पर किसी दो तत्वों का अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, देखो यहाँ पे चारों का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एक है, तो चारों का जो रासायनिक गुण होगा वो भी समान होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अगर बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाए तो उसका रासायनिक गुण भी भिन्न होगा। जाहिर सी बात है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है तो वह अवल सारणी के एक नंबर ग्रुप में जाएगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो अवल सारणी में वह दूसरे नंबर ग्रुप में जाएगा। जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी और सारणी में वह तो उतना ही ग्रुप में रखा जाएगा। और सारणी जो है तो मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा पीरियोडिक टेबल को। आप लोग डेली क्लास करते रहिए, मैं आपको केमिस्ट्री एक्सपर्ट बनाने वाला हूँ। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन का महत्व क्या क्या केमिस्ट्री में? तो रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? संयोजकता निर्धारित होती है। रासायनिक प्रकृति परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अब अगर इस पॉइंट की बात करें चाहे इस पॉइंट की बात करें तो दोनों का मीनिंग तो बराबर ही है। दोनों एक में है रासायनिक प्रकृति, एक रासायनिक गुण। रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगा और रासायनिक गुण भी उसी की संख्या पर निर्भर करेगा। अगर तत्व का रासायनिक संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो उसका रासायनिक गुण भी बराबर होगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है तो उसका रासायनिक गुण भी अलग अलग होगा।
तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है नीरज सिंह और मैं अभी स्टेशन मास्टर के पद पर वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपको अगर कुछ भी इसमें समझ में ना आया हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप डेली क्लास करते हैं तो आपको सारा चीज समझ में आएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप क्लास को स्किप करके क्लास कर रहे हैं तो आपको समझने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। और अभी तो मैं आपको थ्योरी का क्लास दे रहा हूं, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, अगर आप हमारे सारे क्लास को किए रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो सारा क्लास जरूर कीजिएगा। और अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम से पहले मैं आपका सारा सिलेबस कवर करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।